हेलो गाइस, हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो गाइस, मैं निकिता आज आपको बताऊंगी जो हमारा क्लास 9 का 5th चैप्टर है सेल, उसके बारे में। हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी जिसमें मैंने जो ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी शॉर्ट्स वीडियोस जो थी हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो डाल दी है। अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है उस चैप्टर में डिटेल्स में, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको अब यहाँ मैं पढ़ाऊँगी पूरा चैप्टर, जो हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और सारे चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, मैं चाहती हूँ आप एंड तक बने रहो, एंड तक वीडियोस को देखें। इसके वीडियो के एंड में मैं आपको जो क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करवाऊंगी। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेरे लिंक में बता देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। सो गाइज, हमारा स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर क्लास 9 का 5th है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए गाइज, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज देखिए, मैंने आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसके अंदर बताया था कि जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, हमारी लाइफ का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से हम हैं, हमारी लाइफ है, हमें एक ही चीज़ के लिए हर किसी पे डिपेंड होना पड़ता है। खाने के लिए हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। उसी तरीके से एक घर होता है, घर किसके ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि घर के अंदर सीमेंट भी लगती है, ईंटें भी लगती है, बजरी भी लगती है, सरी वगैरह भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होता है। तो किसकी ज़रूरत मेनली होती है उसको? मेनली उसको ज़रूरत पड़ती है ईंटों की। सो ईंट क्या होती है? उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। एक ईंट रख के ही तो हम घर बनाते हैं, ईंटों पर ईंट रख के ही तो हम हमारी जो घर की नींव है उसको रखते हैं। देखिए गाइस, जिस तरीके से एक जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, वो किसको बनाती है? एक पूरी वॉल को, मतलब एक पूरी दीवार को बनाती है। उसी तरीके से जो एक घर होता है, पूरा का पूरा घर बनाया जाता है। तो जो सेल होती है, ये क्या होती है? एक ह्यूमन की बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। बेसिक मतलब कि ये होता है बेस लाइफ का। जिस तरीके से नींव रखी जाती है घर की, उसी तरीके से ये बेस होता है। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। अगर सेल नहीं होती तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे नहीं होता। हमारी जो लाइफ है इसका सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता। तो जो सेल होती है ये स्ट्रक्चरल होती है, बिकॉज इसकी एक स्ट्रक्चर होती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, ये किसकी है? सेल की। सेल की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर इसके अलग अलग काम होते हैं। जिस तरीके से आप एक इंडस्ट्री देखते हो, उस कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, उस कंपनी में क्या होता है? अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। कोई मैनेजर की पोस्ट पे होता है, कोई किसी पोस्ट पे होता है। उसी तरह जो सेल होती है उसके अंदर भी अलग अलग जो होते हैं कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है। सबका काम क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जो सेल होती है, इसी की वजह से इन स्ट्रक्चर फंक्शन, और हर एक का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, और इन्हीं की वजह से सेल जो है वो हमारी लाइफ की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है। और जो मेन बेसिक क्या होता है सेल के अंदर? क्योंकि सेल जो है वो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करवाती है। मीन्स हमारे से हमारे बच्चों में ट्रांसफर करवाएगी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी नई जनरेशन बनाएगी। तो सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। सेल नहीं होंगी तो कोई पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो गाइस, जो सेल है, सेल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप मान लीजिए आप पिज़्ज़ा या बर्गर खाते हैं, तो पिज़्ज़ा या बर्गर के अंदर जो फिलिंग है वो तो वैसे ही नॉर्मल होती है। अगर पिज़्ज़ा की ब्रेड ही ना हो तो उसके ऊपर फिलिंग हो पाएगी? नहीं। आप किसी प्लेट में चीज़, अनियन, जो कैप्सिकम वगैरह होते हैं वो तो नहीं डाल सकते ना। तो आप क्या करोगे? पहले बेस ही लोगे ना। उसी तरीके से हमारे सेल का बेस होता है, और जो उसके अंदर की फीलिंग है, ये इसी तरीके से सेल के अंदर की भी फीलिंग होती है। और ये पूरा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ग्रुप होता है जो काम करता है। आप सेल को बाहर से देखें तो एकदम बलून की तरह दिखाई देगा। मान लीजिए एक बलून में, मैंने आपको भी 3 एग्जांपल्स दे दिए हैं, ईंट का भी, उसके साथ साथ पिज़्ज़ा का भी, थर्ड है बलून का भी। जो बलून होता है, अगर उसके अंदर हम पानी भर दें तो वो बलून भी एक सेल की तरह दिखाई देगा हमें। तो गाइस, जो सेल होती है उसके कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। और जो सेल होती है ये क्या करेगी? सबसे पहले एक छोटा सा सेल होता है, ये सेल मिलके बहुत सारे सेल्स बनाएगा। मतलब एक सेल खुद को डिवाइड करेगा, फिर वो क्या करेगा? अपने जैसी बहुत सी सेल्स को बनाएगा। किस लिए? ताकि ये एक टिश्यू की फॉर्मेशन कर सके। वो टिश्यू क्या करेगा? ये और बहुत सारी सेल्स बनाएगा अपनी जैसी, और एक पूरा ऑर्गन बना देगा। उस ऑर्गन का क्या काम होगा? उस ऑर्गन का काम होगा एक ऑर्गेनिज्म को बनाना, एक ऑर्गन सिस्टम को बनाना। तो एक सेल से क्या बनेगा? जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं, ये किडनी की एपिथेलियल सेल। इस एपिथेलियल सेल के अंदर
जब एक सेल है तो उसका तो कोई वो नहीं होगा। जब वो सेल फर्दर डिवाइड करेगी 1 से 2, 2 से 4, तो जब वो डिवीजन करेगी उस टाइम पे ये क्या करेगी, टिश्यू बना लेगी। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू, जो क्या करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों को एक काम करने को कह दिया जाए। जिस तरीके से हम सफाई अभियान चलाते हैं, तो स्कूल में हम कहते हैं बच्चों सफाई करनी है, जितना कचरा है आपको उठा के डालना है। 10 बच्चों को ये काम दिया गया है, 10 बच्चों को कुछ और काम दिया गया है, 10 को कुछ और, तो सारे अपनी अपनी यूनिटी में काम करेंगे। उसी तरीके से ये सेल भी अपनी अपनी यूनिट में काम करती हैं और मिलके क्या करेंगे, वो बच्चे सफाई करेंगे। उसी तरीके से सेल क्या करेगी, एक ऑर्गन बनाएगी, मीन्स एक किडनी बनाएगी। और ये जो किडनी होती है ये क्या बनाएगा, पूरा का पूरा एक जो हमारा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको डेवलप कराएगा। उसके बाद में जो सेल्स होती हैं ये क्या बना देगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करवा देता है। तो गाइस ये जो है सेल जो होती है मिलके टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है उसकी फॉर्मेशन करवा देती है। तो गाइस ये है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है ये जो स्मॉल, आपको ये सबसे पहले ये बाहर दिख रही है, ये मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या है, ये है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट्स होते हैं ये एनिमल्स के अंदर है, और प्लांट्स के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, पर उससे पहले एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और जो सेल वॉल होती है ये क्या करवाती है, प्लांट्स को रिजिडिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। अब हमें हमारी बॉडी के अनुसार हम अपनी बॉडी को ढाल सकते हैं, बट प्लांट्स नहीं, उनको गर्मी में भी, सर्दी में भी, बारिश में भी, हर मौसम में एक ही जगह पे रहना पड़ता है। सो गाइस उनको ये जो स्ट्रेंथ है इसको झेलना पड़ता है, इसीलिए इनकी ये जो ये सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, सेल हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद में जो गाइस ये क्या है, ये वैक्यूल्स प्रेजेंट है। ये हमारा मेन पोर्शन है सेल का, ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए सॉरी गाइस। उसके बाद में ये क्या है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल के लिए बहुत नेसेसरी होता है, और ये क्या करवाता है, आरईआर और एसईआर दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आरईआर और एसईआर जो ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। आप आगे भी पढ़ोगे इसके बारे में, मैं अभी आपको पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम्स भी पढ़ेंगे हम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल। ये पूरा का पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर था ये है सेल का। जो प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल होती है आपस में सिर्फ कुछ ही बेसिक डिफरेंस होते हैं गाइस इनके अंदर। तो हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करती जाऊंगी। सो गाइस चलिए अब हम देखते हैं सेल की डिस्कवरी किस किसने करी थी। सो गाइस देखिए, अब मैं बताऊंगी आपको जो सेल की डिस्कवरी थी, वो जो हमारी सेल की डिस्कवरी थी वो किसने करी थी, वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने क्या किया था, जो पेड़ है उसकी कोक ली थी बाहर की, मतलब जो छाल ब्लैक ब्लैक हमें दिखाई देती है वो, इन्होंने क्या किया, उसको इन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके नीचे रख के देखा। जब इन्होंने देखा तो क्या देखा कि ये जो सेल्स छोटे छोटे कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे इन्होंने उसके अंदर। तो इन्होंने क्या देखा कि ये कंपार्टमेंट किसकी तरह दिखाई दे रहे हैं, एक हनी को, मतलब एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ये सारे के सारे उसके जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये तो कोई ना कोई चीज़ तो होगी। उसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए ल्यूवेनहुक। उन्होंने क्या किया, जो तालाब का पानी है, फ्रेश पानी, वो लिया। फिर उन्होंने उस पानी को माइक्रोस्कोप के नीचे, उन्होंने भी अपना एक थोड़ा एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप बनाया, उसके नीचे रख के देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि ये वही चीज़ देखी उन्होंने भी कि ये कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये कैसे थे, ये सारे के सारे लिविंग सेल्स के कंपार्टमेंट देखे उन्होंने। फिर उसके बाद जो सेल की थ्योरी थी वो दी किसने, दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड शिकवान। जो शेल्डन थे ये एक बोटेनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में, और शिकवान थे ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में। दोनों ने एक ही बात बताई, एक ही जैसी थ्योरी थी दोनों की। इन्होंने क्या बताया, जो सेल्स होती हैं वो एक जो सेल्स हैं वो सारी की सारी, इन्होंने तो प्लांट सेल के बारे में बताया कि जो प्लांट सेल्स होती हैं वो सारी की सारी लिविंग होती है। जो प्लांट सेल्स सारी लिविंग सेल से मिलकर बनते हैं। और जो शिकवान है उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे एनिमल सेल से मिलकर बनते हैं, मतलब एक सेल से मिलकर बना। दोनों ने बात तो एक ही कह दी कि सेल से मिलकर बना एक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्थ ये आए, उन्होंने क्या बताया, इन्होंने 1855 में बताया कि जो जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी की सारी जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, मतलब जो पहले से प्रेजेंट सेल्स है उनसे मिलकर बनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि हम सोचे कि ले आज कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो काम पहले किसी ने ना किया।
कुछ तो हमारे दिमाग में आएगा। अब हम सोचे भी पहले हम खाना बना के देखते हैं। चलो मैं मेरा एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं खाना बना के देख रही हूँ आज तक पहले मैंने कभी नहीं बनाया, कहीं से तो सीखूंगी, कहीं से तो देखूंगी, चाहे मोबाइल से देखो चाहे कहीं से भी। क्या किया मैंने, पहले जो काम हो चुका है उसी से तो सीखा है। सो गाइस सेम बात है, रुडोल्फ वर्चू ने अपनी एक थ्योरी बनाई। इन्होंने बताया कि जो सारी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। और इन्होंने क्या बताया, जितनी भी थिंग होती है ना, कोई भी चीज हो, सारी की सारी सेल से मिलकर बनी है। क्योंकि इन दोनों ने तो इसने प्लांट का बताया, इसने एनिमल का बताया, इन्होंने सबका बता दिया कि सारी की सारी सेल्स मिलकर बनी होती है लिविंग चीजों से। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, सेल्स जो होती हैं वो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होती है लाइफ की। और इनकी जो ये थ्योरी थी, ये पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है कि जो सेल्स होती हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं हमारी लाइफ की। तो गाइस अब देखिए, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस अर्थ पे 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है। मीन्स जिस तरीके से अभी मैंने आपको हमारा सेल का डायग्राम दिखाया था, उसके अंदर क्या था, जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, उनके अंदर मैंने आपको बताया सेल एक आप मशीनरी लगा लीजिए, सारे के सारे उसके अंदर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग जो कोई वर्कर हो गया, किसी की अच्छी जॉब हो गई, कोई इंजीनियर हो गया, कोई अपनी अपनी जगह पे होते हैं। लेकिन जो ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर तो सिर्फ सेल ही एक होती है। उस सेल के अंदर सारे फीचर्स होंगे, सारे फंक्शन होंगे जो ये सेल परफॉर्म करती है। ये क्या होती है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जो एक सेल है वो क्या करेगी, पूरा का पूरा फंक्शन वो एक ही सेल परफॉर्म करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेल से, मैंने अभी किडनी का एग्जांपल दिया था, एक सेल मिलकर पूरा किडनी को बनाएगी। लेकिन जो ये है, इनके अंदर उसकी जरूरत ही नहीं होती। जो खाना पीना, जो एक्सक्रीशन है, सारा का सारा काम कौन करेगा, ये सारा का सारा काम कौन है, ये एक ही सेल खुद करेगी। चाहे वो मूव करना हो, चाहे वो ईट करना हो, चाहे वो रिप्रोड्यूस करना हो। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो ये सेल्स होती हैं, ये क्या होते हैं, इनके डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो क्या करेगी, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेगी। किडनी वाली सेल्स क्या बनाएंगी, किडनी को बनाएंगी। हमारी जो नर्वस सिस्टम वाली सेल्स है वो दिमाग नर्वस सिस्टम को बनाएंगी। हमारी जो स्टमक वाली सेल्स है वो स्टमक को, जो चिक्स वाली सेल्स है वो चिक्स को। मतलब जो सारी सेल्स होती है उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है, वो सारा अपना अपना फंक्शन ही परफॉर्म करेंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा। अमीबा जो होता है सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी कोई भी शेप है उसमें आ जाता है। कोई भी फूड पार्टिकल आएगा तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स है, हम अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैं ऐसे हो सकती हूँ, सीधी सी बात है। अब ये तो नहीं हो सकता ना मैं अपनी गर्दन को पीछे की साइड घुमा दूँ। कोई भी पोज बना सकते हैं हम, लेकिन अपनी बॉडी के फीचर्स को चेंज तो नहीं कर सकते ना। लेकिन जो अमीबा होता है वो चेंज कर सकता है। तो ये क्या होता है, इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है कि वो अपनी शेप को चेंज करे बिकॉज ऑफ मूवमेंट के लिए, खाना खाने के लिए। ये सारे इनकी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं। ये था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब गाइस देखिए, जो सेल्स होती है वो कितने टाइप की सेल्स होती है। सेल बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी एक है ये सेलुलर सेल का टाइप जो मिला है, लेकिन अभी क्या है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रो मीन्स गाइस देखिए, प्रो मीन्स पहले, प्री, प्रोकैरियोट, प्रो मतलब पहले, ओल्ड, और यू मतलब न्यू, मतलब अभी। अब आप ये लगा लीजिए, जैसे कि अभी की मूवीज देखेंगे, पहले की मूवीज क्या थी, ब्लैक एंड व्हाइट। अब इसकी मूवीज क्या है, कलर्ड है, एडवांस है, पूरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो गाइस उसी तरीके से जो पहले वाली सेल्स थी, इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था। जो न्यूक्लियस है ये तो था सेल के अंदर है, बट कहाँ है, कौन सी जगह है, ये पता नहीं था, फिक्स नहीं था। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है, इनके अंदर जो डिस्कवरी हुई, डिफाइन किया गया कि न्यूक्लियस की एक स्पेसिफिक जगह होती है, न्यूक्लियस अपनी एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट होता है। और इन साइज सेल्स के अंदर जो साइज डिफाइन किया गया था, वो साइज क्या था, वो साइज था 1 to 10 माइक्रोमीटर। लेकिन यहाँ सेल का साइज जो होता है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है। जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट था, सिर्फ एक ओनली 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्योंकि देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी, मतलब पहले वाली, जब न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं था तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर इन्होंने कहा था कि ओनली 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमारी जो सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है,
46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और पेयर लगाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसके बेस पे प्रेजेंट होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स के बेस पे, हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। तो गाइस, और नेक्स्ट था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था इसके अंदर जो डिफाइन नहीं था? मेन बात यही है, इन दोनों सेल्स के अंदर जो मेजर डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर, सिर्फ ये एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि एक तो इनका जो साइज होता है वो एकदम सिमिलर नहीं है, अलग होता है। पहले वाली सेल्स थोड़ी छोटी थी, जो अब सेल्स है यूकैरियोटिक वो साइज में बड़ी हैं, और जो इनका न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो क्या था? डिफाइंड नहीं किया। डिफाइंड तो था बट वेल डिफाइंड नहीं था। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर का जो न्यूक्लियस था वो एकदम वेल डिफाइंड हो चुका है। सो गाइस, हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो क्या होती हैं? 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है प्लांट सेल्स और एक होती है ये एनिमल सेल्स। जो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स है इनके अंदर मेन और मेजर डिफरेंस क्या होता है? वो होता है सेल वॉल का। ये मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो हर बच्चे को पता होता है। अब देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ एनिमल सेल और प्लांट सेल का। अब देखते हैं, एक घर है, एक तो उस घर के सिर्फ 4 दीवारी है, और एक मान लीजिए एक घर है, पहले चारों तरफ घर के बाउंड्री बनी हुई है, खुला है, मैदान है, उसके बाद सेंटर में या फिर थोड़े से कॉर्नर पे घर बनाया गया है, बाकी चारों तरफ क्या है? बाउंड्री है। उसी तरीके से जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल है, सेल के चारों तरफ क्या बनाई गई है? एक बाउंड्री बनाई गई है। जो प्लांट सेल होती है इसके सेल के चारों तरफ क्या है? ये जो है ये क्या है? एक सेल की बाउंड्री है। उसके बाद में यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? ये बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम? सेल वॉल बोलेंगे। ये क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती। क्यों? प्लांट सेल्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उनको बाहर जाने की, मतलब बाहर, ये क्या होते हैं? प्लांट स्टेशनरी होते हैं, सभी को पता है, एक जगह रहते हैं, जा तो नहीं सकते कहीं भी। हमारी तरह जिस तरीके से हम चले जाते हैं, भी भूख लगी है, खाना चाहिए तो खाने के लिए चले जाते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स तो नहीं जा सकते ना। तो उनको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? भाई अपना फूड वो खुद बनाएंगे, तो उनको इसी हार्श कंडीशन में रहना पड़ता है, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ओले हो, जैसा भी मौसम होता है, प्लांट्स को अपनी जगह पे स्पेसिफिकली खड़े रहना होता है, स्टेशनरी होते हैं प्लांट्स। तो अब वो क्या करें? सेडेंटरी। अब वो करेंगे क्या? अब उनकी जो हम है, हमें कोई 2 घंटे धूप में खड़ा कर दो तो हमारी हालत बेकार हो जाती है, हमारी या सबकी बेकार हो जाती है। तो प्लांट्स को, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती इतना ज़्यादा टेम्परेचर। अब गर्मियों के सीजन में बाहर बहुत तेज धूप है, लेकिन प्लांट्स है वो खड़े, हम नहीं खड़े हो सकते। मेन रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो इतनी रिग्ड होती है कि उन्हें वो रिगिडिटी प्रोवाइड करवाता है कि वो खड़ा हो सके उस कंडीशन में भी। तो ये क्या है? सेल वॉल इसीलिए प्लांट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में ये क्या है? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। दोनों ही सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स होते हैं। जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है उसमें दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है। वो कई बार तो न्यूक्लियस को भी साइड में शिफ्ट कर देता है, इतने बड़े साइज में प्रेजेंट हो जाता है। क्यों साइज करता है वो? साइड कर देता है न्यूक्लियस को, बिकॉज उसका साइज इतना बड़ा हो गया है। वो प्रेजेंट इसमें हमेशा प्लांट सेल्स जो होती है इसमें जो न्यूक्लियस वैक्यूल्स जो होते हैं वो परमानेंट प्रेजेंट रहते हैं और साइज में भी बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं इनके अंदर वैक्यूल्स का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, टेम्परेरी होता है। जब सेल को जरूरत होती है तो वो पैदा हो जाते हैं, लेकिन नहीं होती है तो वो उन्हें वहाँ से रिमूव कर देती है। जो प्लांट सेल्स है इनको तो चाहिए ही चाहिए भाई वैक्यूल्स, तो इनका दूसरा डिफरेंस पे आ गया भैया, क्योंकि इनको वैक्यूल्स चाहिए। थर्ड डिफरेंस क्या आता है? लास्ट स्टेज का, प्लांट को कलर चाहिए भाई, फ्लावर को कलर चाहिए, फ्रूट को कलर चाहिए, हमें कोई कलर छोड़ना, हमारी बॉडी का नेचुरल कलर है जो हमें प्रोवाइड होता है। अब हम गोरे हैं तो हम काले नहीं बन सकते, हम काले हैं तो हम गोरे नहीं बन सकते। वो बात अलग है, अलग अलग क्रीमें चली हुई है कि हाँ ये काले को गोरा बना देगी, तो वो बात अलग हो जाती है। तो प्लांट्स जो होते हैं, आप खाओगे एप्पल ग्रीन भी आता है, एप्पल रेड भी आता है, तो आप क्या करोगे? ये तो नहीं ना ऑरेंज कलर का एप्पल आ गया, आप देखोगे व्हाइट कलर का एप्पल, अंदर से तो व्हाइट होता है, उसकी क्या होती है जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो क्लोरोफिल के अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, वो इसी की वजह से प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। क्या करवाते हैं? वो कलर प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। तो जो मेन 3 डिफरेंस थे वो सेल की सिर्फ यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल ये क्या होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। जो सेकंड मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं प्लांट सेल के अंदर? लार्ज
वैक्यूल्स के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो क्या करवाते हैं, प्लांट को कलर प्रोवाइड करवाते हैं। सो गाइज अब देखो, अब हम पढ़ेंगे जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बारे में। जो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, अभी मैंने आपको जो सेल है उसका स्ट्रक्चर बताया था, उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो होती क्या है बेसिकली। सोचो सोचो, आया दिमाग में, आया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेल की आउटर स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल के अंदर तो वही है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या है, एक और स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सेल वॉल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन सेम है, दोनों एक ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेल मेम्ब्रेन हम वैसे भी बोल देते हैं किसी भी चीज की जो मेम्ब्रेन होती है उसको, लेकिन यहाँ सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही है। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। जो ये है, ये क्या होती है, सेमी परमेबल होती है स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारी सेल की, ये राउंड, और इसके अंदर छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होती है, ये करती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी, ये क्या करती है, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बन जाती है। मतलब जैसे कि अब हमारा घर लगा लीजिए, हमारे घर में कोई एंटर कर रहा है, कोई भी आ गया, हमारे रिलेटिव्स के अलावा जिस इंसान को हम नहीं जानते वो, चलिए लगाइए ये भीख मांगने वाले आते हैं, ये हमारे घर में आ गए, बाहर हैं, लेकिन जब घर के एंटर करते हैं तो घर का छोटा बच्चा भी रोक देता है कि नहीं नहीं आप हमारे घर में नहीं आ सकते। उसी तरीके से जो ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके पास भी सेंसर प्रेजेंट है। ये क्या करती है, वो सेंसर्स एक्टिव हो जाते हैं जब यहाँ जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया, वो सेल के अंदर, जिस तरीके से लगा लीजिए कोई भी पार्टिकल आया, लिक्विड का, गैस का, कोई भी, जैसे ही वो आता है तो ये क्या करती है, अगर वो पार्टिकल अंदर जाने के कैपेबल है, अगर वो सेल को चाहिए तो सेल उसे अंदर लेते हैं, अदरवाइज सेल क्या कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देती है सेल के। तो ये क्या करती है, सेलेक्टिव करती है, सेलेक्ट करती है कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने के लिए। तो ये क्या हो गई, सेलेक्टिवली परमेबल हो गई, कि वो उसे परमिशन देती है, सेलेक्ट करती है फिर परमिशन देती है। जिस तरीके से स्कूल में बच्चों को परमिशन दी जाती है, हाँ भाई तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम इधर हो जाओ। फिर उसके बाद में ये क्या होती है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। दूसरा, ये क्या करती है, सेपरेट करती है अंदर के साइटोप्लाज्म को बाहर के साइटोप्लाज्म से। जो अंदर का साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और जो बाहर का एक्सटर्नल मटेरियल होता है, उसको दोनों को आपस में ये डिफरेंस कर देती है। सेल के मैंने ये बताया 4 लाइन स्ट्रक्चर है, अंदर क्या है, सेल के अंदर ये मटेरियल है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म से ये जो बाहर का प्रेजेंट है, इस वॉल को और इसको सेपरेट कौन करेगा, ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही सेपरेट करेगी। मैंने आपको बताया कि स्कूल के अंदर जैसे कुछ बच्चे हैं, कई बच्चे जो फर्स्ट सेकंड आते हैं, उन बच्चों को अलग कर दिया जाता है, हाँ भाई आप फर्स्ट आए हो, आप सेकंड आए, थर्ड आए हो। और जो थोड़े वीक बच्चे हैं, कई स्कूलों में होता है कि भाई ध्यान ना भी दिया जाता हो, और कुछ टीचर्स होते हैं भाई नहीं भी दे पाते हैं, एक क्लास में इतने बच्चे होते हैं, अब टीचर तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, बट कई बार रह भी जाते हैं। तो ये वही चीज होती है, यहाँ जो होता है, चाहते तो हैं लेकिन कई बार जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो भी सेल के अंदर चले जाते हैं, उनके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ये था हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है गाइस, ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेकंड, ये क्या करवाती है, तो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर का मटेरियल और उसके बाहर का, दोनों को क्या करवाती है, सेपरेट करवाती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखिए हमारी जो है सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है ये क्या होती है, बेसिकली सेल वॉल भी आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। जिस तरीके से ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके साइड में ये जो प्रेजेंट होती है ये क्या होती है, सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। तो उसके बाद में ये जो है, ये क्या, इसका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन ये होता है कि ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। स्ट्रेंथ मीन्स जैसे कि प्लांट है, मैंने अभी आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था, प्लांट्स बाहर भी होते हैं, धूप में भी होते हैं। तो गाइस वही बात है, अगर सेल वो नहीं होगी तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। कई प्लांट्स होते हैं, छोटे होते हैं पौधे, जिनका सेल जो है, स्ट्रक्चर जो है अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाता है, वो जल जाते हैं, सूख जाते हैं, ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है उनके अंदर। तो क्या होता है, ये इनका मेन रीज़न यही होता है कि जो इनकी जो सेल वॉल है वो अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं हुई होती है और वो प्लांट्स को अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। तो गाइस ये थी सेल मेम्ब्रेन और ये थी सेल वॉल।
अकॉर्डिंग टू मी आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस देखिए, ये हमारा जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का प्रोसेस है, वो जो ये डिफ्यूजन का ये जो प्रोसेस है ये है तो सेम, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है, इन दोनों में ही जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं, बट मेन एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में। जो डिफ्यूजन होता है ये क्या होता है, द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट होते हैं उन पार्टिकल्स की, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस के पार्टिकल्स हो, कहाँ मूव करेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल परफ्यूम, आपने परफ्यूम लगाया, मैं इस जगह खड़ी हूँ, मैंने परफ्यूम लगाया, सो मेरी क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के पास उस परफ्यूम की महक जो है वो पहुंचेगी या नहीं? आंसर बताइए। हाँ, ऑफिशियली हाँ। क्यों? क्योंकि वो जो परफ्यूम था उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग महक थी कि मैंने जहाँ लगाया वहाँ बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वो महक प्रेजेंट है। मीन्स जो कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की वो इस जगह पे बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो पार्टिकल्स को कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाना। जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। यहाँ कोई भी, और अब जो हमारा है ऑस्मोसिस का प्रोसेस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमारा ये एनवायरनमेंट है, यहाँ खड़ी हूँ, मेरे स्टूडेंट तक क्या कोई भी लेयर बनी हुई है? नहीं। तो यहाँ कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर एक हमें मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिस तरीके से यहाँ रेजिन्स है, रेजिन्स मतलब किशमिश। मैंने आपको किशमिश का एक्सपेरिमेंट मेरी वीडियो में बताया था, करके भी दिखाया था। आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइस, जो रेजिन्स होते हैं किशमिश, आप लोगों ने देखा था कि उस एक्सपेरिमेंट में मैंने किशमिश का बताया। जो रेजिन्स हैं उनको जब हमने पूरी रात पानी में भिगोया था, तो पानी में भिगोने के बाद वो क्या हुई थी? स्वेल अप हो गई थी, मतलब फूल गई थी। क्यों? क्योंकि तो सेल के अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या थी? कम थी। बाहर पानी ज्यादा था। कंसंट्रेशन का मतलब है पानी से, पानी का। जैसे आपने सॉल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में हो, जो मतलब लेस हो। जैसे कि आपने नमक और पानी लिया तो सोल्यूट क्या हो गया? साल्ट। और सॉल्यूशन क्या हो गया? वाटर। तो सोलवेंट अमाउंट जो था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इस हाइपो में पानी जो था सेल के बाहर जो है वो ज्यादा है, लेकिन सेल के अंदर कम था। तो सेल ने क्या किया? बाहर का पानी अपने अंदर सोख लिया और सेल क्या हो गई? फूल गई। ये था हाइपो। और इसी जगह अगर हम साल्ट बढ़ा दें सेल के अंदर, पानी है, मिक्सचर है, हमने मान लीजिए 2 चम्मच पानी ले लिया और लगा लीजिए 2 ही चम्मच हमने नमक डाल दिया, नमक गीला हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। तो ये क्या होगा? साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा। और जब हम इसे भिगोएंगे किशमिश को, ये रेजिन्स लिए हमने, इस रेजिन्स को हमने पानी में भिगोया, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्मॉल था और स्मॉल हो गया। जो उसका टेम्परेचर, जो एक स्ट्रक्चर है उससे और भी स्मॉल हो गया उसका साइज। क्यों? वो श्रिंक हो गई। किस वजह से? बिकॉज ओनली ऑफ जो कंसंट्रेशन थी सोल्ट की ज्यादा थी, सेल के अंदर पानी ज्यादा हो गया इस वजह से, क्योंकि बाहर साल्ट ज्यादा है। देखिए साल्ट जो है सेल के बाहर क्या हुआ था? साल्ट ज्यादा था। तो सेल के अंदर पानी, बेसिकली सीधी सी बात है, जो सेल के बाहर साल्ट ज्यादा है तो सेल के अंदर ही पानी होगा ना। तो सेल अपने पानी को क्या करेगी? बाहर ही निकालेगी। तो पानी बाहर निकालने की वजह से सेल क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। और यहाँ सेल के बाहर जो है पानी ज्यादा है और नमक जो है वो कम है, तो सेल क्या करेगी? पानी को अंदर ले लेगी। तो ये जो प्रोसेस है, जब सेल के अंदर का पानी बाहर जाता है, मतलब बाहर जाना, ये क्या है? एक्सोस्मोसिस। और सेल के अंदर पानी आना मतलब एंडोस्मोसिस। ये पूरा का पूरा मैंने आपको मेरी वीडियो में और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप वहां जाके चेक करना चाहते हैं तो वहां देख सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ भी आपको मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से समझाया। सो गाइस, ये था रेजिन्स का एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ऊपर। सो गाइस देखिए, अब हम पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है? जो आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर मैंने बताया था ये है हमारी सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस है और ये जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं, ये आखिर किस में प्रेजेंट होती हैं? जैसे हम हमारे घर में रहते हैं उसी तरीके से ये सारी ऑर्गेनल्स किस में रहती हैं? ऑफिशियली साइटोप्लाज्म में। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये कैसा है? ये जो है एक जेली लाइक मटेरियल होता है।
बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा सा होता है। उसमें क्या होती है, ये किससे मिलकर बना है, साल्ट, वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, मिनरल, प्रोटीन्स जो भी हैं, उनसे मिलकर बना होता है। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। उसके बाद में इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि सारी ऑर्गेनल उसके अंदर प्रेजेंट होती है और ये मूवमेंट करवाता है ऑर्गेनल्स की। तो इस तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल आया, किसने बनाया, राइबोसोम ने। राइबोसोम ने वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बना के निकाल दिया है। गोल्गी बॉडी ने वो प्रोटीन मॉलिक्यूल पैक कर दिया। पैकिंग के बाद में वो प्रोटीन मॉलिक्यूल किसको चाहिए होता है, यहाँ हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को चाहिए। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के पास कौन लाएगा, वैक्यूल्स लाएंगे, वेसिकल्स लाएंगे। किस फॉर्म में लाएंगे, वो मूवमेंट होगी तभी तो लाएगी, किसके थ्रू, जिस तरीके से हम रोड के थ्रू कहीं जाते हैं, ये लगा लीजिए वो रोड यही हो गया, इसी के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह वो चीज पहुंचाई जाएगी। जो साइटोप्लाज्म जो होता है ये सॉरी गाइस, साइटोप्लाज्म में ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। मींस जिस तरीके से आप पिज्जा देखेंगे, मैंने फिर आपको बताया, सारी फीलिंग उस पिज्जा के अंदर बेस पे प्रेजेंट होती है। तो जो साइटोप्लाज्म है इसी के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। हाँ, हम उन्हें अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। पिज्जा की जो बेस है इसी तरीके से ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और उसका जो नीचे का बेस है मेन, वो उसको आप साइटोप्लाज्म लगा सकते हैं, साइटोसोल लगा सकते हैं। जो बाकी की जैसे फीलिंग आ गई, जो भी उसके अंदर डालते हैं हम, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो, चीज, जो कॉर्न होते हैं, जो भी, वो सारी की सारी जो है अलग अलग आप ऑर्गेनल लगा सकते हैं कि सारी की सारी एक अलग अलग ऑर्गेनल जो है वो पिज्जा के बेस में प्रेजेंट है, और ये साइटोप्लाज्म के साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो गाइस, ये था हमारा साइटोप्लाज्म के बारे में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो, अगली क्लास। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका हर टॉपिक, हर आपका डाउट क्लियर करूंगी। और इसके जो आगे का पार्ट है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स के बारे में है, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट जो है वो बनाऊंगी, उसके अंदर बताऊंगी। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।